हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेटा जी हम क्लास 8th के स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स मार्च 2026 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मैं होप करती हूँ कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया हुआ था। 80 मार्क्स का आपका पेपर था और 150 मिनट का आपका पेपर था। 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे का पेपर था आपका। ठीक है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है। 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 21 से 25 भी एक एक नंबर के, 26 से 31 दो दो नंबर के, 32 से 37 तीन तीन नंबर के और 38 से 42 तक 5 5 नंबर के प्रश्न थे। हम सेक्शन ए से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसी पेपर में हम अपना सॉल्यूशन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसे उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है कि नंबर को किससे गुणा करेगी, 1 आ जाए, तो ये हमारा -5 बन जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरे पर आ जाओ। समीकरण x भाग 5 बराबर 11 में x का मान क्या होगा। x भाग 5 बराबर 11, x बटे 5 बराबर 11। 5 को राइट साइड में ले जाओ तो गुणा हो जाएगा और 11 पंजे 55 आ जाएगा। और इसमें भी ऑप्शन सी। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। विकर्ण होता है त्रिभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाना, और त्रिभुज में विपरीत शीर्ष कोई नहीं है तो कोई भी विकर्ण त्रिभुज में नहीं होता। ताश की गड्डी में इक्का होने की प्रायिकता। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 4 इक्के होते हैं। प्रायिकता हो जाएगी 4/52। काट दो, 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1/13। फिर से ऑप्शन सी। पांचवा, निम्नलिखित संख्याओं में किसी संख्या का वर्ग विषम होगा। जो संख्या खुद विषम होगी उसका वर्ग भी विषम होगा, तो 79 आ जाएगा। 729 का घनमूल, तो घनमूल इसका वैसे तो हमारा आ जाएगा 9। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 9 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो 9 निम 81 और 81 निम में 9 8 बात 729 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, अगर हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। अच्छा जी, 8वां प्रश्न है कि y की 2 में से -5 y की 2 घटाएं। तो y की 2 में से -5 y की 2 घटाएं, ये हो जाएगा y की 2 घटा घटा जमा 5 y की 2, दोनों को जोड़ दो तो ये 6 y की 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 1/3 की घात -2। तो देखो 3 की घात को प्लस का करना है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर जाकर 3 की घात हो गई जमा 2, 3 तिया 9, ऑप्शन डी आ जाएगा। द रेशो ऑफ पॉपुलेशन एंड पर कैपिटल लैंड इज, देखो जरा, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कौन सा अनुपात है। बेटा देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मान लो ये कोई देश है, इसमें अगर थोड़े लोग रहेंगे तो हर एक के हिस्से में ज्यादा जमीन आएगी, लेकिन अगर इसी देश में बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो हर एक के हिस्से में कम जमीन आएगी। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति भूमि कम पड़ने लग जाएगी, तो ये हमारा व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो भाई 12वें पर आ जाओ। 14x की 2y और 49x के कॉमन फैक्टर बताओ। देखो 14x की 2y का क्या मतलब है। 14x की 2y का मतलब क्या हो गया, 14 का मतलब हो गया 2 7 14 और x की 2 का मतलब हो गया x गुणा y। अब ले लो बच्चे 49x, तो 49x का 49 का मतलब 7 7 49 गुणा x। अब सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में मैच करते हैं। तो देखो भाई 7 से तो 7 मैच कर गया और x से x मैच कर गया, तो सार्व गुणनखंड 7 गुणा x यानी कि
7x आ जाएगा ऑप्शन डी। जो आंकड़े समय के, अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न संख्या 13, जो आंकड़े समय के अनुसार बदलते हैं उन्हें किस आलेख द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका इसका सीधा सा उत्तर है ये अपना रेखा आलेख, लाइन ग्राफ। जो चीजें बदलती रहती हैं भाई, एक पे ये, दो पे ये, तो उसको सीधा हम किससे दिखाते हैं? रेखा आलेख से, यानी लाइन ग्राफ से। आगे चलो, 14वां, दो संख्याओं का योग 58 है और अंतर 24 है। देखो भाई, इस तरह का प्रश्न करने के लिए सिंपल अपना उत्तर पे ध्यान दो। जोड़ 58 है, जोड़ इसका भी 58 है। सुनो मेरी बात, एक मिनट। इनका जोड़ 58 नहीं है, 60 है, तो ये कट गया। बाकी तीनों का जोड़ 58 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें अंतर कितने का हो? 24 का। अब यहाँ देखो, 41 में से 17 गए तो कितना आ गया? 24। 40 में से 18 गए, 10 में से 8 गए तो कितना आ गया? 22। तो ये भी उत्तर नहीं है। और 50 में से 8 गए 42, तो ये भी नहीं है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। कुछ प्रश्न तो उत्तर में से ही हो जाते हैं। गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी किससे मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए, तो वो एक होता है। पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। पासा फेंको तो 6 अंक आते हैं, जिसमें से 2, 3 और 5 ये तीनों प्राइम होते हैं। तो प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। अब देखो, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा यदि इसकी भुजाएं 5 और 6 सेंटीमीटर हो? भाई भुजाएं तो दो ही दे रखी हैं। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और एक 5। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाएं 5 हो गई, दो 6। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो 6 जमा 5 जमा 6 जमा 5, 10 और 6 16 और 6 22 सेंटीमीटर। सी आ जाएगा। 2/2:5 का प्रतिशत, तो 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40%। 27 गुणा 64 का घनमूल। देखो बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट बताऊं, 27 और 64 का घनमूल निकालना है तो इसको क्या करो, पहले 27 का घनमूल निकाल लो और फिर 64 का। 27 का घनमूल 3 होता है, 3 3 होती है 27। 64 का 4 होता है, 4 चौक 16 चौके 64। तो उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है। दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है जिसके पीछे 0 जोड़े में हो? यहाँ 3 0 है, ये नहीं है। 1 0 है, ये नहीं है। 2 और 2 4 5 0 है, ये नहीं है। ऑप्शन सी आ गया। ठीक है। ये 20 प्रश्न थे MCQ। अब खालिस्तान सही गलत आएंगे सेक्शन बी में। देखो भाई, सही गलत बताना। ये प्रश्न क्या है कि 2 की घात घटा 3 गुणा 2 की घात घटा 4। एक ही आधार पर घात हो तो घात में घात जुड़ जाती है। घात में घात जुड़ जाती है तो 2 की घात घटा 7 आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, 16 एक ही दो भाग है या जमा है, इसे कंफर्म करते हैं। तो भाई ये ओरिजिनल पेपर में मैंने देखा है, ये डिवीजन का निशान है। तो ये बन गया 16 एक ही 2/8a। ये बन गया 16 गुणा ए बटे 8 गुणा ए। 8 दूनी 16, ए से ए कट के 2a आ जाएगा। आगे बढ़ो, x घटा वाई और x जमा वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। x की घात 2 घटा वाई की 2। विषम संख्या का घन विषम होता है, बिल्कुल सही है। 3 का घन कर लो 27 आएगा। समय बराबर है सामान्य ब्याज गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। गलत है भाई ये। समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में दर। तो ये असत्य है। अब आ जाओ सेक्शन सी पे, जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न है। बहुत आसान पेपर है भाई। PQRS एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि OP 2x जमा 4 है और OS 3x जमा 1 है। सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। O ये बिंदु है हमारा, एक मिनट O ये वाला बिंदु है और P ये है, ये OP है। और हमें कह रहा है कि OP और OS बराबर है। OP की, इसने नहीं कहा, मैं बता रही हूँ, OP और OS बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्णों का आधा आधा भी बराबर होता है। तो OP OS के 2 ही नंबर का डायरेक्ट करना था।
ओपी ओएस के बराबर है। ओपी का मान है 2x जमा 4, ओएस का मान है 3x जमा 1। समीकरण बन गया, हल कर लो। 3x को इधर ले आओ, 1 घटा 4, 2x में से 3x गया, घटा x बराबर है घटा 3, घटा से घटा कट गया, x का उत्तर 3 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। ये बीजगणित तक कैसे पहुंचा कि आयत के विकर्ण समान होते हैं और मध्य बिंदु पर काटते हैं, तो विकर्णों का आधा भी बराबर होगा, तो ओपी की लंबाई और ओएस की लंबाई बराबर हो जाएगी। आप चाहो तो इसका कारण यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, डू इट योरसेल्फ। क्लियर है। 27वें पे आ जाओ। राम ने 10% जीएसटी के साथ 3300 रुपए में कूलर खरीदा। जीएसटी लगने से पहले कूलर की कीमत पता करें। तो अरे भाई, ये पेन में मार्कर ले लेती हूँ, ये मार्कर होता है ना, तो वही उठा लिया था मैंने। माना जीएसटी से पहले कूलर का मूल्य, जीएसटी से पहले कूलर का मूल्य बराबर है कितना, x रुपए। जीएसटी कितनी हो गई, x का 10% यानी कि x गुणा 10/100 यानी x बटे 10 रुपए। तो भैया जीएसटी के बाद जो बेटे मूल्य आएगा वो कितना होगा, भाई जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें जीएसटी जोड़ दो, तो x जमा x बटे 10, ये एक है, 10 लघुत्तम ले लो, 10x जमा x यानी 11/10x रुपए। और ये कीमत हमें 3300 के बराबर दे रखी है, तो 11/10x बराबर है 3300। x को यहीं रहने दो, x यहीं रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 3300 गुणा 10/11, 11 ये 33, 2 0, 300 को 10 से करो तो 3000 रुपये उस कूलर की कीमत थी पहले, लेकिन जीएसटी देकर वो 3300 का पड़ गया। 3.87 गुणा 10 की घात 4 को सामान्य रूप में लिखें। इसे आप दो तरीके से कर सकते थे। इस 3.87 को लिख दो 387/100, 10 की घात 4 का मतलब 4 बार 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 387 के पीछे 2 0 लगकर ये आ गया। दूसरा तरीका बिल्कुल ही डायरेक्ट था। बिल्कुल ही डायरेक्ट का मतलब सीधा अपना उत्तर लिख दो, लेकिन 2 नंबर का है इसलिए मैंने आपको हल करके दिखा दिया। तो 38,700 उत्तर आ गया। समीकरण हल करना है। 5x जमा 4 बराबर है 25 घटा 2x। बहुत आसान पेपर है भाई, इतना आसान पेपर है पूछो मत। इस 2x को लेफ्ट में ले आओ, तो 5x जमा 2x, 4 को राइट में ले जाओ, तो ये हो गया 25 घटा 4, 5 में 2 जोड़ो 7x बराबर 21, x बराबर 21/7, 7 तिया 21, x का उत्तर 3 आ जाएगा। आगे चलो, गुणनखंड करना है। 2x की 4 जमा 2x की 2 z की 2। सुनो भाई, 2x की 4 को लिखोगे 2 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, और 2x की 2 z की 2 लिखोगे 2 गुणा x गुणा x गुणा z गुणा z। क्या क्या मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है, x से x मैच कर रहा है, x से x, तो इनका सार गुणनखंड हो गया 2x की घात 2। अब इन दोनों पदों में से 2x की 2 अलग कर दो। ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं होती, 2x की 2 अलग कर दो। अब यहाँ ध्यान दो, ये 2x की 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, केवल x की 2, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, x की घात 2। और इसमें से ये 2x की 2 अलग कर दिया तो क्या बचेगा, z की घात 2, और बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में भी 2 नंबर के हिसाब से आपने कर देना था कि भैया सार्व गुणनखंड आ गया 2x की घात 2। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर है। आगे चलो, गुणनफल करना है। 57xy को -1415x की 3y की 2 से। देखो 57 को तो 1415 से गुणा करना है, तो 1415 को लिखकर 57 से गुणा करो पहले, तो 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1 7 चौक 28 और 29, 2 7 एकम 7 और 2 9, 5 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौक के 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 5 9 7 16, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 80,655। ये जमा का है और ये घटा का है, तो जमा घटा घटा 80,655। अब ध्यान देना भाई,
यहाँ x एक बार है और यहाँ 3 बार है, तो x कितनी बार आ गया? 4 बार। y एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो y कितनी बार आ गया? 3 बार। और ये उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन डी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत आसान हैं। यही बता देती हूँ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 12 भुजाएं हों। वैसे तो यह आधा मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। कैसे कि भैया समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 12 भुजाएं तो 12 कोण होंगे, तो 12 3 36, तो 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना था ये क्वेश्चन हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का। तो आप ये कह रहा है कि समबाहुभुज के माना के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो। तो माना समबाहुभुज की भुजाएं, है ना, माना समबाहुभुज की भुजाएं, माना क्या, समबाहुभुज की भुजाएं तो कितनी हैं? 12 हैं। समबाहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? 12 है। तो ये अब हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब आप लिखोगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर है 360 डिग्री बटे 12, यानी कि 30 डिग्री। ये 3 लाइनें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और अब ये देखो, ये प्रश्न भाई स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि हल करो। मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। बराबर एक्स घटा, 2 बार घटा लग रही है, ठीक है। मान लो कर दी मैंने 2 बार घटा, 2 बार घटा कर दी, तो ये हो गया घटा घटा जमा। अब इस एक्स को जब मैं यहाँ लाऊंगी तो ये हो जाएगा 97 जमा 79, और ये 0 आ जाएगा, और जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, तो ये गलत है। तो मैंने तो अपने बच्चों को इसकी स्टेटमेंट चेंज करा के 97 घटा एक्स करा दी थी। तो एक्स को लेफ्ट साइड में ले आओ, ये जमा का हो जाएगा, और 79 राइट साइड में चला जाएगा। 2x बराबर है 176 आ जाएगा, और x बराबर है 176 बटे 2, यानी 88 आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 बहुत बड़ी है। अब ये प्रश्न भी भाई बहुत ही मुश्किल दिया गया है। पता नहीं इसमें कुछ मिसप्रिंट है, क्या चक्कर है। ये कहता है कि 1 मिनट में कलर चेंज करूं। 13 की घात -2 जमा 14 की -2 जमा 15 की -2 का मान ज्ञात करो। अब घात माइनस में है तो बटे में लाके घात को प्लस का करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/13 की घात 2, 1/14 की घात 2, और ये हो गया बच्चे 1/15 की घात 2। ठीक है। अब इसको जब हल करोगे तो ये बनेगा 1/169, 1/196 जमा 1/225। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। आपकी बुक के हिसाब से, एलसीएम के हिसाब से 10th वाले बच्चे तो फिर भी अभाज्य गुणनखंडन से निकाल लेंगे। इन तीनों का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो 74,52,900 आएगा। अब इस एलसीएम को जब मैं 169 से भाग करूंगी तो मेरा यहाँ आएगा 44,100। फिर जब मैं 196 से भाग करूंगी तो मेरा आएगा 38,025, और जब मैं 225 से करूंगी तो ये आएगा 33,124। और इन तीनों को जोड़ोगे तो 1,15,249 बटे 74,52,900 आपका उत्तर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है 3 नंबर के हिसाब से। अब आ जाते हैं 35वें पर। 10,648 का घनमूल ज्ञात करो। तो 10,648 हमने ले लिया, और ये आ गया यहाँ पर। इसके गुणनखंड करते चलो, जो कि बहुत लंबे जा सकते हैं। 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, नहीं लंबा नहीं जाएगा। 13 से 31, 11 पे जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये भी 11 और ये 11, बिल्कुल आसान। अब 10,648 को लिख दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बना लो। 10,648 पर घनमूल का चिन्ह लगा दो, जो कि 2 गुणा 11
यानी कि 11 दूनी 22 आ जाएगा। ये बेहद आसान प्रश्न था। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 36 पर। 1 से 10 तक की कोई 3 संख्या चुनते हुए हरबंस पजल को हल कीजिए। हरबंस पजल मैं पहले की वीडियोज में भी बता चुकी हूँ, ये पूरा ब्लॉक अकेला है जिसमें 2 आपको दे रखा है। 3 संख्याएं आपने चुननी हैं। तो 1 से 10 तक की 3 संख्याएं जो मैंने चुनी हैं उनमें एक तो 2 है, क्यों 2 तो बुक वाले ने दे रखा है। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनकी गुणा 15 हो। अब 15 के गुणनखंड करके, अरे भैया ये जब भी हाइलाइटर आ जाता है। अभी तुम 15 के गुणनखंड करके देखो, अब भाज्य तो 3 पंजे 15, तो एक नंबर 3 ले लो और एक 5 ले लो। ठीक है। अब आपको कैसे ब्लॉक भरना होता है कि इस ब्लॉक को देखो, इस पे यहाँ 15 लिख रहा है और गुणा लिख रहा है, यानी ऐसे 2 नंबर भरो यहाँ पर जिनकी गुणा 15 आती है और वो 2 नंबर 3 और 5 है। तो मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ और यहाँ 5। एक बात का ध्यान रखना कि हर लाइन में एक नंबर एक ही बार आना चाहिए और हर कॉलम में भी एक नंबर एक ही बार आना चाहिए। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख रहा है 30 गुणा, यानी ऐसे 3 नंबर जिनकी गुणा 30 हो। तो आप देखो ना, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इन तीनों खानों में 2 3 और 5 आएंगे, लेकिन जिसमें 3 और 5 आ चुका है वहां पर 2 आएगा। तो यहाँ 2 आएगा। अब 2 आएगा तो भैया अब इसके अंदर क्या आना चाहिए, या तो 3 आए या 5 आए। मैं ट्राई करती हूँ, मैं यहाँ 3 लगाती हूँ और यहाँ 5, देखते हैं। अब हाँ, हो गया। कैसे हो गया देखो, अब इस खाने को देखो, हर खाने में एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए। इस खाने में 5 आ लिया, 2 आ लिया, तो यहाँ 3 आएगा। तो मैं यहाँ 3 भर देती हूँ। और ये तीनों इकट्ठे हैं, ये जो 7 का बन रहा है, इसमें इसमें और इसमें ऐसे 3 नंबर भरने हैं जिनका जोड़ 10 आए। और वो आपके सामने है, 2 और 3 और 5 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। अब 3 मैं यहाँ भर चुकी हूँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। और ये आपकी हरबंस पजल भरकर तैयार हो गई है। बहुत आसान प्रश्न था। और अब है 37वां प्रश्न 3 नंबर में, कि हमें इसका तालिका में पेट्रोल की मात्रा और मूल्य दिया गया है, इनको दर्शाने के लिए आलेख बनाओ। तो भाई आलेख बनाने के लिए आलेख बनाइए, इनका एक आलेख बनाइए। ठीक है, आलेख बनाने के लिए क्या करोगे आप, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। ये जो पेट्रोल है लीटर में, इसको आप यहाँ दिखाओगे। ठीक है, पेट्रोल, और पेट्रोल कितना है, 10 15 20 और 25। तो आप 5 से, ये 0 है ना, तो 0 से बराबर दूरी पर लो, 5 लो, उतनी दूरी पर 10 लो, फिर 15 लो, फिर 20 लो और फिर 25 लो। और ये 500 750 1000 और 1200 है, तो हम 250 50 का गैप ले लेते हैं। बराबर बराबर दूरी पर 250, इसमें 250 जोड़ो 500 750 1000, ये लाइन मानना ताकि गड़बड़ ना हो। और ये 1250, और ये यहाँ पर आपने पेट्रोल की, अरे कीमत लिख दिया मैंने। यहाँ पेट्रोल की कीमत लिखनी है रुपए में। अब 10 लीटर पेट्रोल की कीमत 500 रुपये है। तो आप क्या करोगे कि 10 की सिधाई में और 500 की सिधाई में एक बिंदी यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो ये 10 की सिधाई में 500 की लाइन पर बिंदी यहाँ चली जाएगी, बाकी को मैं मिटा दूंगी। अब 15 लीटर की कीमत 750 है, तो 15 वाली लाइन को बिल्कुल सीधा 750 तक ले जाकर बिंदी लगा दोगे, छुट्टी। ठीक है, अब 20 लीटर की कीमत 1000 रुपये है, तो 20 वाली लाइन को बिल्कुल सीधा आप 1000 तक ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों। और लास्ट में 25 लीटर की 1250 है, तो इसे आप 1250 तक ले जाकर एक डॉट लगा दोगे। और इन चारों डॉट्स को आपने फुटे की सहायता से मिलाना था। तो ये आपका लाइन ग्राफ बनकर तैयार हो गया। 3 नंबर का बेहद आसान प्रश्न था। अब हमारा रह जाता है लास्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई का पहला प्रश्न भी बहुत आसान है, लास्ट ईयर भी आया हुआ, लास्ट में 2024 में आया हुआ था। देखो क्या प्रश्न है कि एक घनाभ की विमाएं 80 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 5 नंबर का प्रश्न था,
5 नंबर का प्रश्न था, तो आपको डिटेल में लिखना था। आपको डिटेल में लिखना था कि भैया घनाभ की विमाएं बराबर है 80 सेंटीमीटर गुणा 56 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर। ये तो वैसे तो लंबाई अलग, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। और फिर आपको लिखना था घन की एक भुजा बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ के अंदर जितने घन रखे जा सकते हैं, तो जितने घन रखे जा सकते हैं बराबरे में घनाभ में कितनी जगह है, जगह का मतलब आयतन होता है, तो घनाभ का आयतन बटे एक घन कितनी जगह घेरेगा, तो घन जो जगह घेरेगा वो भी घन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन भुजा की घात 3। तो ये आ गया 80 गुणा 56 गुणा 40 और 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 एकम 8, 8 ढाई 80, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। सीधी गुणा करो, 7 पंजे 35 और 35 को 10 से गुणा करो, तो 350 घन हम रख सकते हैं। 350 घन हम रख सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा जगह दे रखी है। 39वां भी बेहद आसान है। एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 5184 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन को प्रभावी बनाना हो बेटा, तो इस तरह का एक डायग्राम बना दो। वहां पे ये घनाभ बना दिया, सॉरी वर्ग बना दिया, इसका क्षेत्रफल हो गया 5184 वर्ग मीटर। मान लिया भुजा है x मीटर, तो लिख दो माना वर्ग की एक भुजा बराबर है x मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 5184 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, यानी x गुणा x बराबर है 5184, यानी x की घात 2 आ गया। अब 5000 x की घात 2 है, यानी x के ऊपर वर्ग है, तो इसको भी बताओ कि ये किसका वर्ग है। 5184 का वर्गमूल निकाल दो। अब लंबी विभाजन विधि से मैं यहाँ निकाल देती हूँ, लंबी विभाजन विधि से वर्गमूल निकाल देती हूँ। ठीक है, तो ये जोड़े बन गए। यहाँ आ गया 7 7 49, 11 में से 9 गए 2, ऊपर से उतार लिया हमने 84, 7 दूनी 14, 2 यहाँ लगाओ और इसको 2 से गुणा करो, तो ये 284 आएगा, और 2 यहाँ लगा दो तो ये कट गया, तो हमारा जो आया ये 72 आया। बात को समझना कि 5184, यहाँ नीचे लिख दूं कि 5184 का जो वर्गमूल है वो 72 आया, यानी कि 5184 72 का वर्ग हो गया। एक्स का वर्ग बराबर है 72 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो एक्स की वैल्यू 72 आ गई। और एक्स हमने क्या ली थी, वर्ग की भुजा ली थी, तो बेटा जी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 72 मीटर। बहुत आसान प्रश्न था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। क्या कहता है ये प्रश्न कि एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थी और उनके लिए भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। ये अनुपात का प्रश्न है। आपको 2 कॉलम बनाने थे। पहला कॉलम आपने बनाना था विद्यार्थियों की संख्या, पहला कॉलम आपने बनाना था विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरा कॉलम आपने बनाना था दिनों की संख्या। और इस तरीके से आपने ऐसे कॉलम बनाना था। अब 100 विद्यार्थी हैं तो भोजन 20 दिन चल रहा है। अब 25 विद्यार्थी और आ गए, यानी विद्यार्थी हो गए 100 जमा 25 125, तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो लिख दो कि 25 विद्यार्थी, ये लाइन पहले भी लिख सकते थे, आने पर माना भोजन चलेगा वाई दिन, माना भोजन चलेगा वाई दिन। अब एक छोटी सी बात समझ लो, अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो भोजन कम दिन चलेगा, क्योंकि भोजन तो उतना ही है ना, भोजन नहीं बदला ना हमारा।
नहीं बदला ना। तो ये कौन सा अनुपात हुआ? तो आप लिखोगे यह प्रतिलोम अनुपात है, यह प्रतिलोम अनुपात है। अब अगर बच्चे मेरा पुराना लेक्चर आपने देखा तो इनको हम x बोलते हैं, इसको y, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। और प्रतिलोम अनुपात में ऐसे उल्टी चक्की चलती है कि x1 बटा x2 बराबर है y2 बटा y1। तो ये आ जाएगा कि x1 बटे x2 बराबर है y2 बटे y1। हो गया। अब x1 की वैल्यू 100 है, क्लियर है। x2 की वैल्यू 125 है, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू 20 है। इसे हल कर दो। अब हल करेंगे तो समझो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 20 को इस तरफ ले जाऊंगी, y यहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 20 बटे 125 बराबर है y। छोटी गुणा किया करो, मतलब बड़े पहाड़े पे पढ़ा करो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, दोनों 4 की गुणा कर दो तो y बराबर है 16 दिन आ जाएगा। तो जो आपका भोजन 20 दिन तक चलना था, जो भोजन आपका 20 दिन तक चलना था, वो 25 बच्चे आने पर अब केवल 16 दिन ही चलेगा। ये थी प्रश्न संख्या 40। दो प्रश्न और रह जाते हैं, वो भी बेहद आसान है, उनको देखते हैं। क्या कहता है ये कि वर्ष 1995 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। 1995 में लिख दो इस लाइन को उठाकर। अरे भैया मैं ये मार्कर नहीं चेंज कर पा रही, देखो जरा 1 मिनट को देखे क्या लिखेंगे कि 1995 के अंत में जनसंख्या, और इसको नाम दे दो ए, कितनी थी? 20,000। अब आगे प्रश्न पढ़ो। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वृद्धि माने जनसंख्या हर साल बढ़ती चली गई। तो यहाँ लिख दो वृद्धि दर कितनी है? 5। दर को हम आर से लिखते हैं, छोटा आर ले लो चाहे बड़ा आर ले लो, आपकी मर्जी है। 5% वार्षिक, ठीक है। ये राशियों की तुलना वाला चैप्टर है। अब ये कहता है कि वर्ष 1998 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। तो बेटा जी 1995 और 98 के बीच में कितना समय लग गया, कितने साल बाद बतानी है जनसंख्या? तो वो 3 वर्ष। अब लिख दो कि 1998 के अंत में जनसंख्या बराबर है, और उसका जो फॉर्मूला जनसंख्या को अगर हम, ये P आएगा भाई यहाँ पे प्रिंसिपल, और यहाँ A आएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि P ब्रैकेट में 1 जमा R बटे 100 की पावर T। तो बच्चे P की जगह आ जाएगा 20,000, ठीक है। P की जगह आ जाएगा 20,000, ब्रैकेट में 1 जमा 5/100 की घात 3। मैं पता है क्या सलाह दूंगी, कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 से 100 को काट देते हैं। या तो काट दो, ना काटो तो फिर इनसे ये कट जाएगा, फिर यहाँ 105 बनेगा। काटो तो काट दो, ना काटो तो वैसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ना जाने की 0। ये बन गया 20,000, ब्रैकेट में 1 जमा 1/20। अगर मैं 1 जमा 1/20 को हल करूं तो 20 लघुत्तम आ गया, 20 एकम 20 जमा 1, और ये 21/20 बन गया। तो ये बन गया 20,000, ब्रैकेट में 21/20 की घात 3। बीच में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि क्लास 9th में अब सारा सिलेबस न्यू आएगा। सारा का मतलब कुछ चैप्टर पिछले होंगे और कुछ न्यू आएंगे, बुक्स चेंज होंगी, और मैं बिल्कुल शुरू से आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी, पूरा, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है, आपने बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि 9th से आपकी तैयारी मैं शुरू से करा सकूं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस प्रश्न को लेकर। तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई,
अब 2 एकम 2 और 2 ढाई 20। देखो भाई, अब मैं तो डायरेक्ट कर दूंगी गुणा कि 21 और 21 441 होता है, और 441 को 21 से और करेंगे तो ये बन गया 10 गुणा 441 गुणा 21, और बटे में आ गया 2 दूनी। अरे इसको एक बार और काट लेते हैं, एक बार और काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब नीचे केवल 2 बच गया, ऊपर आ गया 5 गुणा 441 गुणा 21 बटे 2। 21 पंजे 105 होता है, तो इसको भी अब मैं डायरेक्ट गुणा कर देती हूँ, तो ये बन गया 441 गुणा 105 बटे 2। अब 441 को 105 से गुणा कर लो, आपको मुंह जुबानी गुणा आनी चाहिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 3 बार जीरो लग गई, और यहाँ 441 आ गया। 5 0 3 6, ये आ गया बेटा 46,305 बटे 2। 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पांजे 10। लगभग बढ़कर इतनी जनसंख्या हो गई, लगभग। तो आप दशमलव में जनसंख्या का उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 5 आ रहा है, तो हम इसको 23,153 कर देंगे और ब्रैकेट में लगभग लिख देंगे। तो ये 1998 के अंत में शहर की जनसंख्या आ जाएगी। और अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों का, पेपर में बार बार आता है। पाई चार्ट बनाइए, दी गई टेबल का एक क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो मैं अगले पेज पर ले लेती हूँ। रंग दे रखा है, लोगों की संख्या दे रखी है जो कि 36 है। इसी टेबल को ले लेते हैं, तो इसमें एक कॉलम और आपका बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं केंद्रीय कोण। समझ आ गया? केंद्रीय कोण का मतलब है कि सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब कुल 36 लोग हैं, 36 में से 18 लोगों को नीला, हरा, लाल और पीला ऐसे करके रंग पसंद है। तो कैसे निकालते हैं? 18 बटे 36 गुणा 360। 36 ढाई 360, 18 ढाई 180 डिग्री। ठीक है ना? अब ये 90 डिग्री आ जाएगा। 9 बटे 36 गुणा 360, इसके भी नंबर मिलने थे, अगर नहीं करके आए हो तो नंबर कट गए होंगे। 6 बटे 36 गुणा 360, तो ये आ गया 60 डिग्री। और 3 बटे 36 गुणा 360, ये आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे 4 सर्कल में हमने वो बनाने हैं। अब आपने क्या करना था, कंपास लेना था। कंपास लेकर एक आपने ऐसे सर्कल बनाना था, सर्कल का सेंटर लेना था, एक रेडियस लेना था। अब उस रेडियस पर डी की हेल्प से सबसे पहले 180 डिग्री का एंगल बनाना था, जो कि आपका बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये बिल्कुल सीधा ले लेना, तो ये आ गया 180 डिग्री का एंगल। भाई मोटा मोटा हिसाब है, 36 में से 18 लोग नीला रंग पसंद कर रहे हैं, तो आधा माद हो गया ना। तो यहाँ आपने एंगल भी लिखना था और यहाँ रंग का नाम भी लिखना था कि ये नीला रंग पसंद करने वालों का ग्रुप है। इसके बाद एंगल है 90, 60 और 30, आप याद रखना। अब आपने यहाँ डी का नोक रखना था और यहाँ डी रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना था, जो ऐसे बनेगा। तो बच्चे ये बन गया पूरा 90 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा रंग है भाई, मैं देख लूँ, मुझे रंग याद ही नहीं रहा। तो ये हरा रंग है और 90 डिग्री का। उसके बाद है लाल रंग के लिए 60 डिग्री का। मैं थोड़ा आइडिया से बना रही हूँ, तो ये लगभग 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ बन जाएगा, जो कि लाल रंग है। और ये बच जाएगा 30 डिग्री। हम चाहें तो हम इसमें रंग बदल कर भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, पर ये दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, तो मैं उसी रंग से करूँगी, क्योंकि वाइट सरफेस है ना, तो ये पीला आ जाएगा। और ये आपका पाई चार्ट बनकर तैयार हो गया। तो बहुत 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 आसान पेपर था। मैं एक बार फिर सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि क्लास 9th की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं 9th क्लास की न्यू वीडियोस डालूं तो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।